आज फिक्र की शुरुआत करते हैं उस कीवर्ड से जिसकी चर्चा भारत में और विदेशों में हो रही है। यह शब्द है सिंदूर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश और दुनिया को एक कविता सुनाई है और कहा है कि उनकी नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। यह बयान दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है। हालांकि आज चर्चा सिर्फ इस संदेश की ही नहीं है, बल्कि सेना के शौर्य के सिंदूर की भी है, जिसके नए सबूत जम्मू कश्मीर से आए हैं। दुनिया की आंखों में कांस फिल्म फेस्टिवल की तस्वीरों का सिंदूर और सिंदूरी रंग भी चढ़ने लगा है। और फोकस में वो राजनीति भी है जिसमें हर जुबान पर ऑपरेशन सिंदूर का नाम है। सिंदूर के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी लिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर का क्रेडिट लेने के लिए 8वीं बार बयान दिया है। और हम शुरुआत ट्रंप के कूटनीति के एक ऐसे मॉडल से कर रहे हैं जिसमें वो बार बार खुद ही अपनी घंघोर बेइज्जती करवा रहे हैं। और अब तो इसका वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये पहली बार नहीं है। इसी कुर्सी पर आपको याद होगा ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप ने क्या किया था, या ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के साथ क्या किया था। विश्व में कूटनीति का एक दायरा होता है और एक सीमा होती है। कूटनीति में युद्ध नीति नहीं होती है, वो कूटनीति होती है। कूटनीतिक संबंधों में संयम और सहनशीलता होती है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये सब भूल गए हैं। और कल तो ओवल ऑफिस में ट्रंप पर बेइज्जती की बिजली गिर गई। ओवल ऑफिस में ट्रंप और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा में तीखी बहस हुई। ट्रंप ने रामाफोसा पर आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका में श्वेत किसानों का नरसंहार किया जा रहा है। ट्रंप ने एक वीडियो को सबूत के तौर पर दिखाते हुए दावा किया कि साउथ अफ्रीका में श्वेत किसानों को बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में करीब 4 से 5 मिनट तक यह वीडियो प्ले भी किया, और वो भी इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी में। इस वीडियो को सिरिल रामाफोसा बार बार मुड़कर देख रहे थे। वो असहज भी दिख रहे थे, वो कंफर्टेबल नहीं थे कहीं से भी। उनको उम्मीद भी नहीं थी कि उनके पीछे एक एलईडी स्क्रीन पर यह सब होने वाला है। आमतौर पर इस तरह सरेआम आम प्रेस के सामने किसी भी राष्ट्रपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, बल्कि उसको जलील तो कतई नहीं किया जाता है। इसीलिए डिप्लोमेसी की मर्यादा होती है, सीमाएं होती हैं। इस तरह की बातें बंद कमरों में होती हैं। लेकिन ट्रंप ट्रांजैक्शनल हैं। वो कूटनीति से ज्यादा धमकाने में यकीन करते हैं, और उनकी इस पॉलिसी में अक्सर बेइज्जती वाला तीर उल्टा उन्हीं का शिकार कर लेता है। इस घटना ने एक बार फिर से यह बता दिया है कि ट्रंप शिष्टाचार में जीरो हैं, लेकिन आक्रामकता में हीरो हैं। ट्रंप मर्यादा में जीरो हैं, लेकिन भड़काऊ भाषा में हीरो हैं। ट्रंप संयम में जीरो हैं, लेकिन किसी का अपमान करना हो या फिर खुद का अपमान करवाना हो, उसमें वो हीरो हैं। जब ट्रंप ने सिरिल रामाफोसा के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाया, तो सिरिल ने ट्रंप की हंसते हुए बेइज्जती कर दी। ट्रंप ने 10 पंच मारे, सिरिल का एक काफी था। ट्रंप को कतर से मिलने वाले हवाई जहाज पर सिरिल रामाफोसा ने तंज कसते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए प्लेन नहीं है। इस पर ट्रंप ने झेपते हुए कहा, काश आपके पास ये होता तो मैं ले लेता। ट्रंप पर हवाई जहाज वाले इस कटाक्ष का मतलब क्या है, यह हम आपको आगे फिक्र की वीडियो रिपोर्ट में दिखाएंगे। पहले देखिए आखिर किस तरह ओवल ऑफिस में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और ट्रंप खुद अपने ही घर में शर्मिंदा हो गए। एक बात कंफर्म है कि अब साउथ अफ्रीका भी शायद अमेरिका के हाथ से जाने वाला है, एज इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस। साउथ अफ्रीका पहले से ही चाइना के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में है, और अब इस घटना के बाद चाइना और यूरोप दोनों को साउथ अफ्रीका वेलकम करेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। अब ये जानते हैं कि ट्रंप ने साउथ अफ्रीका में रह रहे श्वेत किसानों का मुद्दा क्यों उठाया है। दक्षिण अफ्रीका में श्वेतों की आबादी करीब 7% है, लेकिन इसके बावजूद वो 80% कृषि योग्य जमीन के मालिक हैं। साउथ अफ्रीका में अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 के बीच करीब 20,000 लोगों का कत्ल हुआ। इनमें से कृषि से जुड़े सिर्फ 36 लोगों का मर्डर हुआ। जांच में पाया गया कि इसमें भी सिर्फ 7 श्वेत किसान मारे गए हैं। यानी कह सकते हैं कि ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर एक बार फिर से ब्लफ कर रहे हैं। अब वर्ल्ड मीडिया ट्रंप के दावों का फैक्ट चेक कर रहा है और सच्चाई कुछ घंटों में सामने आ जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगता है।
लेकिन ट्रंप को यह समझना चाहिए कि कूटनीति सार्वजनिक मंचों पर नहीं होती। कूटनीति चिल्लाने से नहीं होती। कूटनीति अपमान नहीं, परस्पर सम्मान से होती है। कूटनीति का मतलब ड्रामा करना नहीं है। इससे पहले ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बुलाकर बेइज्जत कर दिया था। इसके बाद जेलेंस्की की बेइज्जती की थी और कल व्हाइट हाउस में उनकी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से तीखी बहस हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर उनकी क्लास लगाने के बजाय ट्रंप को खुद कूटनीति की क्लास लेनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ट्रंप पर हवाई जहाज वाला कटाक्ष क्यों किया था। इसके पीछे ट्रंप की सौदेबाजी। ट्रंप पिछले कुछ दिनों से कतर से मिलने वाले हवाई जहाज की ही बातें कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि यह हवाई जहाज उन्हें कतर से फ्री में मिल रहा है, लेकिन असल में इसके पीछे है अमेरिका की वो डील जो कतर से हुई है। अमेरिका को इस बार ऐसा सौदेबाज राष्ट्रपति मिला है जो डील के लिए कुछ भी करेगा। इसीलिए कुछ लोग ट्रंप के लिए यह भी लिख रहे हैं कि तुम मुझे प्लेन दो, मैं तुम्हें डील दूंगा। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अमेरिका को कतर से मिलने वाले हवाई जहाज की हैं। इस हवाई जहाज की कीमत है 3,400 करोड़ रुपए। इस लग्जरी प्लेन को फ्लाइंग पैलेस या उड़ता महल कहा जाता है। ये किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला अब तक का सबसे महंगा गिफ्ट है। क्या अमेरिका को यह वाकई तोहफे में मिला है? इसकी सच्चाई क्या है, फिक्र की इस रिपोर्ट में देखें। लग्जरी विमानों में सैर और ऐशो आराम का शौक किसे नहीं होगा, लेकिन क्या ट्रंप इस खूबसूरत हवाई जहाज की सैर के लिए सौदा भी कर लेंगे? एक शानदार लग्जरी विमान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐसी भूख शायद अमेरिकी इतिहास में इससे पहले देखने को नहीं मिली। लगता है कि ट्रंप को इस हवाई जहाज का लग्जरी स्वीट भा गया है और इसके मास्टर बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, डाइनिंग एरिया और लाउंज के लिए ट्रंप ने कतर से सबसे बड़ा सौदा कर लिया है। ट्रंप पूरी दुनिया को बताते फिर रहे हैं कि उन्हें ये विमान कतर के अमीर ने मुफ्त में दिया है, लेकिन असल में ये एक सौदा है। ट्रंप को 100 लाख करोड़ रुपए की डील के बदले में मिला 3,400 करोड़ रुपए का विमान। फरवरी 2025 में ट्रंप जब बोइंग 7478 जेट में पहली बार बैठे थे, तभी उन्होंने मन बना लिया था कि वो इस विमान को हासिल करके ही रहेंगे। इसकी वजह भी जान लीजिए। बोइंग 7478 अंदर से महल की तरह दिखता है। ये विमान लग्जरी और हाईटेक तकनीक के लिए मशहूर है। इसे लग्जरी स्वीट में बदला जा सकता है। इसमें 40 से 100 यात्री आराम से बैठ सकते हैं। इसमें मास्टर बेडरूम और डाइनिंग एरिया है। इसमें सबसे आरामदायक लग्जरी लाउंज है। लाउंज और डाइनिंग एरिया में बड़ी डाइनिंग टेबल है। इसमें 100 लोगों के लिए खाना बनाने की क्षमता। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लू-रे प्लेयर और हाई क्वालिटी ऑडियो सिस्टम भी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल प्लेन है। जिस विमान के लिए ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें मुफ्त में मिला, असल में ये अमेरिका की कतर से हुई एक डील के बदले में मिला है। अमेरिका और कतर में 243.5 बिलियन डॉलर की डील हुई। ये इन्वेस्टमेंट 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। अमेरिका से कतर 42 अरब डॉलर के हथियार खरीदेगा। कतर एयरवेज ने 210 बोइंग जेट खरीदने की डील की। कतर इस डील के लिए 96 अरब डॉलर देगा। यानी ट्रंप जिसे गिफ्ट बता रहे हैं वो उन्हें एक डील के बदले में मिला है। आज सिंदूरी रंग की चर्चा हर जगह है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे एक रंग डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में भी है। ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के क्रेडिट वाले रंग में अपने आप को रंगना चाहते हैं। इसके लिए सीजफायर के बाद से ट्रंप एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को खत्म कर दिया है। सोशल मीडिया से लेकर सऊदी अरब तक में ट्रंप ने इस पर बयान दिया। पिछले 12 दिनों में ट्रंप ने 8वीं बार सीजफायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की है। हालांकि भारत ने ट्रंप के सीजफायर क्रेडिट वाले इस गुब्बारे की एक बार फिर से हवा निकाल दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि सीजफायर के लिए पाकिस्तान ने ही अनुरोध किया था। भारत का रुख इतना साफ होने के बाद भी ट्रंप जहां जाते हैं सीजफायर पर एक नया बयान देते हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि ट्रंप हर हाल में ये चाहते हैं कि उन्हें सीजफायर का क्रेडिट मिले। जरा ध्यान से सुनिएगा, इसके पीछे की वजह क्या।
और ट्रंप ने यह बयान एक बार फिर से इंटरनेशनल मीडिया के सामने क्यों दिया है? क्योंकि ट्रंप को अच्छे से पता है कि पुतिन से जो उनकी बातचीत हुई वो अब कामयाब नहीं हुई है। ट्रंप को अच्छे से पता है कि नेतन्याहू उनकी नहीं सुन रहे हैं और ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हैं। ये खबर हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। यानी ट्रंप अपने दो मोर्चों पर फेल हो गए, तो जहां पर उनका कोई रोल नहीं रहा है उसमें भी वो अपना रोल दिखाकर क्रेडिट ले रहे हैं, और वो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीजफायर की बात हुई। 10 मई को सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भारत पाकिस्तान सीजफायर की जानकारी दी। कहा कि यह सीजफायर अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ है, लेकिन भारत ने अपने बयान में साफ किया कि सीजफायर के लिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया। इसके एक दिन बाद ही ट्रंप 2 कदम और आगे बढ़े। कहा कि वो कश्मीर पर भी मध्यस्थता के लिए तैयार है, जबकि भारत का स्टैंड साफ है, कश्मीर पर किसी की भी मध्यस्थता मंजूर नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इसके अगले ही दिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दावा कर दिया कि वो भारत पाकिस्तान को बातचीत की टेबल पर लाएं, जबकि भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से सीजफायर के लिए कहा गया। फिर ट्रंप ने एक और दावा किया। उन्होंने कहा कि व्यापार रोकने की धमकी देकर सीजफायर कराया, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि अमेरिका से व्यापार का सीजफायर से कोई लेना देना नहीं है। व्यापार वाली धमकी के बाद ट्रंप परमाणु युद्ध वाले खतरे तक पहुंच गए। कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोका। अब एक बार फिर ट्रंप ने बिजनेस को सीजफायर का टूल बता दिया। सीजफायर का क्रेडिट लेने के लिए ट्रंप अभी कितने और बयान देंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बार बार बयान बदलना और अपने ही बयानों से यू टर्न लेना ट्रंप की पुरानी आदत है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि उनका भारत पाकिस्तान के तनाव से कोई लेना देना नहीं है, दोनों देश आपस में निपटे। लेकिन जब तनाव खत्म हुआ तो वही ट्रंप सुपर हीरो बनकर क्रेडिट लेने के लिए आगे आ गए, कहने लगे कि मैंने युद्ध रुकवाया। लेकिन ट्रंप किसी बयान से यू टर्न ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रंप ने फिर बयान दिया कि उन्होंने युद्ध नहीं रुकवाया, उन्होंने तो बस इसमें मदद की थी। जब ट्रंप की क्रेडिट वाली भूख नहीं मिटी तो फिर से यू टर्न लेकर कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया और डायलॉग मारने लग गए। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के क्रेडिट तक पहुंचने के लिए किस तरह अपने बयानों की गाड़ी दौड़ाई, उसे इस रील से समझिए और यू टर्न्स पर जरा ध्यान दीजिएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी के उस सिंदूरी प्रण की बात करेंगे जो उन्होंने लिया तो राजस्थान के बीकानेर में, लेकिन उसकी मारक क्षमता और रेंज इतनी ज्यादा है कि संदेश बीकानेर से करीब 600 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद तक गया होगा। वैसे तो पीएम मोदी आज बीकानेर में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने गए थे, लेकिन उन्होंने वहां से नए भारत की सिंदूर पॉलिसी भी पाकिस्तान को बता दी। पहले हम आपको प्रधानमंत्री के 40 मिनट के भाषण के कुछ कीवर्ड्स और उनकी तीव्रता दिखाते हैं, फिर पूरी पिक्चर दिखाएंगे। आज उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनमें सिंदूर शब्द की मारक क्षमता सबसे ज्यादा रही। पीएम ने प्रतिशोध और एटम बम का जिक्र करके भी पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ाया, साथ ही पाकिस्तान और पीओके का भी नाम लिया, जिनकी तीव्रता ज्यादा रिकॉर्ड की गई। लेकिन आज सबसे ज्यादा ट्रेंड वो सिंदूरी रंग कर रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी की एक कविता में चढ़ा था। पहले वो कविता सुनिए जो आज पाकिस्तान ने भी सुनी तो जरूर। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब
सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। शायद आप में से कई दर्शकों ने आज की तारीख पर ज्यादा गौर नहीं किया होगा। आज 22 मई है। आज से ठीक 30 दिन पहले पहलगाम में जो कुछ हुआ था उसका बदला भारत ने कैसे लिया, दुनिया ने देखा है। लेकिन असल में 22 अप्रैल से अब तक के 30 दिनों का सार क्या है, यह आप भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बयान और उनके तेवर से समझिएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए शाहबाज का सरेंडर मोड दिखा है, जिन्होंने कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान की शांति वार्ता संभव है। लेकिन पीएम मोदी ने भी आज स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर। शाहबाज का कहना है कि भारत पाकिस्तान के बीच यूएई या सऊदी में शांति वार्ता हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि बात नहीं होगी, बल्कि अब पाकिस्तान को हिंदुस्तान में बहे खून के एक एक कतरे का हिसाब चुकाना होगा। शाहबाज ने यह भी कहा कि भारत की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान ने संयम रखा, जबकि दुनिया जानती है कि कैसे भारत के सामने शाहबाज मुनीर ने सरेंडर कर दिया। और पीएम ने आज फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दी कि उसे हर आतंकी हमले की कीमत चुकानी होगी। कहते हैं मैदान कूटनीति का हो या कुटाई नीति का, बॉडी लैंग्वेज और तेवर सारी कहानी बयां कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का सिंदूरी रंग बता रहा है कि पाकिस्तान झूठ के कितने भी जश्न मना ले, इस संघर्ष में कौन जीता यह सच दुनिया जानती है। तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की एटम बम की गीदड़ बप्तियों से। भारत डरने वाला नहीं है। हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। अब हम आपको इंडियन आर्मी के शौर्य का सिंदूरी रंग भी दिखाते हैं। ये वही सिंदूरी रंग है जो हमारे देश की सेना ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंकियों को दिखाया था। और अब इसी रंग को देखकर कश्मीर में छिपे हुए आतंकी कांप रहे हैं। इसके कुछ प्रमाण जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से आए हैं, जहां इंडियन फोर्सेस ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है और कई आतंकवादियों के जहन्नुम वाले वेटिंग टिकट को कंफर्म करने का काम तसल्ली बख्श किया जा रहा है। हालांकि एनकाउंटर में सेना के 2 जवानों के शहीद होने की भी खबर है।
अब उस रंग की बात जो दुनिया के बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइंस बन गया है। हम थोड़ी देर पहले आपसे डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि डिप्लोमेसी के इतर एक तीसरी लैंग्वेज होती है, और वो लैंग्वेज होती है सॉफ्ट डिप्लोमेसी। कौन कर रहा है ये? आइए देखते हैं। जो हेडलाइंस बनी है ये भी सिंदूर का रंग है। इसीलिए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बीच इसकी चर्चा और ज्यादा हो रही है। ध्यान से देखें इन तस्वीरों को। ये सिंदूर उन तस्वीरों और वीडियो में है जो फ्रांस के कान फेस्टिवल में साफ दिखाई दिया, जहां भारत की दो अभिनेत्री अपनी मांग में सिंदूर भरकर पहुंची तो हर किसी का ध्यान खींच लिया। इसमें पहली तस्वीर ऐश्वर्या राय बच्चन की है, जिन्होंने हर बार की तरह कान में अपने खास लुक से लोगों को इंप्रेस किया। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चर्चा उनके सिंदूर की हो रही है। ऐश्वर्या राय की तरह बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी भी कान के रेड कारपेट पर मांग में सिंदूर के साथ नजर आईं। और जैसे ही इन दोनों अभिनेत्रियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोग उनकी मांग में भरे सिंदूर को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखने लगे। हालांकि वाकई में क्या दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है, इसे लेकर कोई स्पष्ट दावा नहीं है, लेकिन मैसेजिंग तो है। और अब उस सिंदूरी रंग की बात जो सियासत पर चढ़ा है। वैसे तो राजनीति में नेता हमेशा मौकों की तलाश में रहते हैं। मुद्दा जाति का हो या धर्म का, सियासी स्कोर बढ़ाने में कोई पीछे नहीं रहता। लेकिन अब यहां राष्ट्र के रंग पर भी सियासत का रंग गहरा है। जुबान पर ऑपरेशन सिंदूर है और कई सवाल। आज पहलगाम के आतंकी हमले को ठीक एक महीना हो गया। 22 अप्रैल की तारीख को 4 दुर्दांत आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद में आए और हमारे 28 लोगों की, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके फरार हो गए। आज सवाल ये है कि एक महीने बाद भी ये लोग कहां फरार हैं? कांग्रेस नेताओं की जुबान इन दिनों पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। जब पूरा देश एकता एकजुटता से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कमर तोड़ रहा है, तब कांग्रेस के नेता सवाल उठाकर आतंकवादियों का मनोबल क्यों बढ़ा रहे हैं? ये जो आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया था, क्रूर आतंकी हमला करवाया था 22 अप्रैल को, ये पहले भी आतंकी हमले किए हुए हैं, पर ये लोग भटक रहे हैं कश्मीर में, जम्मू में, और जहां पहले आतंकी हमले नहीं हुए थे अभी हो रहे हैं। आतंकवादियों को तो पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए। कांग्रेस पार्टी हरम में आतंक उसने मचाया, हमने तो केवल आतंकियों को मारा है। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी तक आप पाकिस्तान का एक्सटर्नल ड्रामा देख रहे थे। अब उनका इंटरनल क्योस हम आपको दिखाने वाले हैं। पाकिस्तान की वो तस्वीरें हैं जो जनरल मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर और शहबाज शरीफ पूरी दुनिया से छुपाना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ सामरिक मोर्चे पर भारत से मात खाई है, बल्कि कूटनीतिक मंच और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो बुरी तरह पिट चुका है। शहबाज शरीफ चाहे जितना जश्न मना ले, जनरल मुनीर चाहे जितने कॉन्फिडेंस से हाथ हिलाएं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जनता अब झूठ के लिबास को फाड़कर बगावत पर उतर आई है। इन 3 तस्वीरों को देखिए। एक दिन पहले सिंध में जो चिंगारी सुलगी थी, वो अब शोला बनकर भड़क रही है। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा है कि सिंध की आग को कैसे बुझाएं। वो टेंशन में है, और उनकी इस टेंशन को बढ़ाने का काम किया इंडियन डिप्लोमेट अनुपमा सिंह ने, जिन्होंने WHO में पाकिस्तान के आतंकी DNA को बेनकाब कर दिया। लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ ने क्या किया? उन्होंने अपने आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए 41,000 करोड़ का लोन लेने का प्लान बना लिया है। तीनों खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के सिंध के हालात देखते हैं। सिंध सुलग रहा है। पाकिस्तान से अलग एक नए देश की मांग जोर पकड़ रही है। जनता सड़कों पर है, मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, और शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में चैन की नींद सो रहे हैं। ये कह सकते हैं कि फील्ड मार्शल मुनीर के लिए झूठ की बीन बजा रहे हैं। उनके कानों तक इन गोलियों की आवाज भी नहीं पहुंच रही है। एम्बुलेंस साहब करिएगा जरा। जो शहबाज शरीफ की पुलिस सिंध के लोगों पर बरसा रही है,
प्रदर्शन कर रहे लोगों को जानवरों की तरह घसीटा जा रहा है। वो चीख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार की जुबान पर ताला लगा है और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। जब शासक बहरा हो जाए तो जनता को आवाज उठाने के लिए विद्रोही बनना पड़ता है, और यही हो रहा है। सिंध की धरती पर लोग बगावत पर उतर आए और उनके विद्रोह का दमन करने के लिए जनरल मुनीर ने वहां बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भारी भरकम फोर्स भेज दी है। लेकिन लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है। असीम मुनीर के घमंड को चकनाचूर करने के लिए सिंध के कई लोग बख्तरबंद गाड़ियों के आगे बेखौफ खड़े नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब यह विरोध क्रांति में तब्दील हो चुका है। कल तक जनरल मुनीर की सेना और शहबाज शरीफ की पुलिस लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही थी। आज लोगों ने उनकी गोलियों का जवाब पत्थरों से दिया है। पुलिस के अत्याचार से बढ़ के सिंध के लोगों ने पुलिस वालों को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। सिंध में जिस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, उन्हें रोकने के लिए शहबाज शरीफ ने पूरी ताकत लगा दी है। आजादी की जो मांग सिंध से उठ रही है, उस मांग को लेकर बलूचिस्तान में लंबे वक्त से प्रदर्शन चल रहे हैं। अब हालात ऐसे हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी के हमलों से पाकिस्तानी फौज पस्त हो चुकी है और जनता का विद्रोह धीरे धीरे गृह युद्ध का रूप लेता जा रहा है। 2 मिनट रुकिए जरा, आप सोचिए पाकिस्तान के क्या हालात हैं। सिंध का विद्रोह हमने आपको दिखाया, बलूचिस्तान में तो पुराना विद्रोह है, खैबर पख्तूनख्वा भड़का हुआ है। ये है पाकिस्तान का हाल, और वहां से तालिबान जो है वो भी पाकिस्तान से भड़का हुआ है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के अत्याचार की तस्वीरों को पूरी दुनिया ने लगातार देखा, लेकिन अब यह आग पाकिस्तान की संसद तक पहुंच चुकी है। आज पाकिस्तान की संसद में बलूचिस्तान मुद्दे पर हंगामा होता है। खैबर पख्तूनख्वा से सांसद एमएल वली खान ने आज शहबाज और मुनीर की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी। उन्होंने वो सच कह दिया जिसे कहने से तमाम नेता डर रहे थे। वली खान ने कहा कि बलूचिस्तान में लोगों पर जुल्म हो रहा है, वहां की हर गली, हर एक घर में कोई ना कोई शहीद हुआ है। बलोच लोगों पर हो रहे जुल्म को बंद किया जाना चाहिए, वरना बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। आपको आज पाकिस्तान के सांसद का यह बयान जरूर सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पर शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को चेतावनी दी। जितनी ताकत सिंध के लोगों की और बलूचिस्तान के लोगों की आवाज को दबाने में लगाई जा रही है, अगर यही ताकत पाकिस्तान ने अपने घर के अंदर पल रहे आतंकवादियों के सफाए में लगाई होती, तो शायद आज उसे दुनिया के सामने यूं कटोरा लेकर ना खड़ा होना पड़ता। IMF ने 12 कंडीशंस रख दी हैं पैसा क्रेडिट करने से पहले, पूरी करनी पड़ेंगी अब। लेकिन शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को तो आतंकियों से अत्यंत प्रेम है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत के ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट कर दिया, तो शहबाज ने सबसे पहले अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी है। सवाल है पैसा कहां से आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तिजोरी तो वर्षों से खाली है और अर्थव्यवस्था ICU में है। इसीलिए अब शहबाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से 41,000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने IMF से $2.3 अरब का कर्ज लिया था। सवाल है कि उस पैसे का क्या हुआ। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को डॉलर की ऑक्सीजन मिली या फिर आतंक की नर्सरी में नए पौधे लगाए गए? इसका जवाब जानने के लिए आपको पाकिस्तान का आतंकी अर्थशास्त्र समझना होगा। दरअसल IMF से पाकिस्तान को जो कर्ज मिला है, उसमें से 14 करोड़ रुपए सीधे जैश के सरगना मसूद अजहर के अकाउंट में क्रेडिट किए गए, और बाकी इस रकम का एक मोटा हिस्सा भारत के हमले में मारे गए आतंकियों के परिवार को मुआवजे के तौर पर दिया गया। आपको बता दें कि 2024 में ही पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 18% की बढ़ोतरी की है, जिसका सीधा मतलब था शहबाज शरीफ को आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज्यादा खर्च करने की सुविधा मिल गई होगी। अब जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, हो सकता है उनको कुछ आतंकी ठिकानों की मरम्मत पर लगा दिया जाए। एक तथ्य यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों को खत्म किया, और पाकिस्तान की सरकार उन सभी आतंकियों को शहीद मानती है। हो सकता है कि शहबाज की नजरों में शहीद हुए आतंकियों के परिवारों के आजीवन पेंशन देने की भी कोई योजना हो। पाकिस्तान में यह हो सकता है किया जा रहा हो। वैसे अब दुनिया को समझना होगा कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले एक एक पैसे का हिसाब मांगना जरूरी है, क्योंकि लोगों की भूख मिटाने का नाम पर मांगा जा रहा पैसा जिहाद के कारोबार में इस्तेमाल हो रहा है। इन दिनों पाकिस्तान की ग्लोबल बेइज्जती का मौसम चल रहा है। WHO के मंच पर आमतौर पर दुनिया भर के नेता और डिप्लोमेट स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन भारतीय डिप्लोमेट अनुपमा सिंह वहां आतंक के वायरस पाकिस्तान को कुछ इस तरीके से एक्सपोज करती हैं कि सुनने वाले दंग रह गए।
अनुपमा सिंह ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है और पीड़ित बनने का नाटक करता है। आतंकवाद को जन्म देकर उसे पालने वाला यही देश पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। 26 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने की। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और सटीकता से आतंक के ठिकानों को नष्ट किया। अगली खबर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं, क्या ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह होने वाले हैं? दुनिया भर में यह सवाल गूंज रहा है। इजराइल के तेवर से पश्चिम एशिया में विस्फोटक जंग के संकेत मिल रहे हैं। इजराइल के बॉम्बस तैयार हैं, वॉर प्लान रेडी है, बस एक तारीख बीच में अटकी हुई है और वो तारीख है 23 मई। एक्सियोस की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार सिर्फ 24 घंटे बाकी है। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे ईरान का भविष्य तय करेंगे। उसके एक फैसले पर पूरा पश्चिमी एशिया टिका है। इजराइल गाजा जंग में यह मोड़ बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल के बॉम्बर्स अभी से एक्शन मोड में हैं और डियागो गार्सिया में अमेरिकी बेस पर F-15s पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ईरान के एटमी ठिकाने पर अब संकट मंडरा रहा है। ये संभव है कि उसका परमाणु ख्वाब इजराइल मिट्टी में मिला दे। बेंजामिन नेतन्याहू बस मौके के इंतजार में बैठे हैं। इंतजार है उस वार्ता की जो अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली है। सब कुछ अगर इजराइल की मर्जी के मुताबिक हुआ तो ठीक, नहीं तो युद्ध की आग में ईरान का चलना भी तय है। दरअसल रोम में 23 मई को अमेरिका और ईरान के बीच 5वें दौर की बातचीत होनी है। ये वार्ता ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अमेरिकी प्रतिबंधों पर होगी। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे। अगर सहमति बनी तो स्थिति बदल सकती है। हालांकि इसकी गुंजाइश कम ही दिख रही है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि अमेरिका की मांगें बहुत ज्यादा हैं। तेहरान इन मांगों पर विचार कर रहा है। विचार ये भी किया जा रहा है कि आगे वार्ता में भाग लेना है या नहीं। वार्ता से पहले ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो अपने एटमी कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में स्थिति विस्फोटक होने का पूरा खतरा है। सूत्रों के मुताबिक मीडिया में खबरें हैं कि ईरान के परमाणु ठिकाने इजराइल के टारगेट पर हैं। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की तैयारी भी हो चुकी है। चर्चा है कि इजराइल इस ऑपरेशन के तहत 1 हफ्ते तक बमबारी कर सकता है। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि इजरायली सेना ने भी अपनी गतिविधि बढ़ा दी है, जिसमें हवाई हमले का अभ्यास शामिल है। हालांकि इजरायल की तरफ से बढ़ी गतिविधि ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अकेले नेतन्याहू नहीं है जो ईरान को बमबारी की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका भी बातचीत से पहले चेतावनी दे चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने 30 मार्च को कहा था कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील नहीं करता है तो उस पर बम गिराएंगे। उस धमकी के बाद ईरान से बातचीत तो शुरू हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा अब तक नहीं निकला है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान ने 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर लिया है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वो 90% तक परमाणु बम बनाने के करीब है। जो क्षमता बताई गई है उस हिसाब से ईरान 6 परमाणु बम बना सकता है। मुख्य तौर पर ईरान के 5 शहरों में न्यूक्लियर फैसिलिटी बताई गई है और ये 5 शहर हैं फोर्दो, अरक, नंताज और इस्फहान और बुशहर। इन्हीं शहरों में न्यूक्लियर ठिकाने हैं जिन पर नेतन्याहू की आसमानी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन अब बात करते हैं कोविड वैक्सीन से दिल को होने वाले उस खतरे की जिसकी लंबे वक्त से चर्चा हो रही है। दुनिया भर में अचानक कोरोना मरीजों के सामने आने से हड़कंप मचा है। इस बीच अमेरिका से एक बड़ा अपडेट आया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने एक नया निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के मुताबिक अब अमेरिका में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को इसके संभावित जोखिम के बारे में, यानी साइड इफेक्ट्स के बारे में लोगों को बताना होगा। FDA ने आदेश दिया है कि सभी संभावित खतरों के बारे में कंपनियां वैक्सीन के लेबल पर चेतावनी लिखें, यानी साइड इफेक्ट्स। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन का यह संभावित जोखिम दिल की बीमारियों से जुड़ा है।
जिसमें मायोकार्डिटिस और पैराकार्डिटिस जैसी दिल की बीमारियों का रिस्क शामिल है। ये बीमारियां दिल की मांसपेशियों में सूजन से संबंधित हैं, जो हार्ट अटैक की वजह बन सकती हैं। कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ने का दावा बहुत पहले से किया जा रहा है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर भारत में आईसीएमआर तक ने इन दावों को खारिज किया था। अब अमेरिका में कोविड वैक्सीन पर चेतावनी लिखने वाले फैसले के बाद यह चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। कोरोना वायरस का खतरा फिर से बढ़ रहा है। सिंगापुर से लेकर भारत तक इस वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। एक नया सब वेरिएंट आया है जिसका नाम है JN.1। हालांकि अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिसमें ऐसा लगे कि यह वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या तेजी से फैलने वाला। एक अपडेट सुप्रीम कोर्ट का ले लेते हैं। आज ईडी की बड़ी फजीहत हुई है। तमिलनाडु से जुड़े एक मामले में आज केंद्र की जांच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कहा, ईडी न सिर्फ सारी हदें पार कर रही है बल्कि देश के संघवाद का भी उल्लंघन कर रही है। कोर्ट ने कहा कि ईडी व्यक्तियों के खिलाफ तो मामला दर्ज कर सकती है लेकिन निगम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकती। इस मामले में तमिलनाडु सरकार की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा इस मामले में आगे की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार और टैस्मैक यानी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। टैस्मैक तमिलनाडु में राज्य सरकार के निकाय के रूप में काम करता है। टैस्मैक का मुख्य काम शराब की थोक और खुदरा बिक्री पर एक अधिकार है। यह राज्य में शराब की बिक्री का एकमात्र कानूनी स्रोत है। ईडी ने इसी वर्ष मार्च में टैस्मैक मुख्यालय पर छापा मारा था। ईडी का दावा है कि इस मामले में 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का पता चला है। धोखाधड़ी से शराब को तय कीमत से ज्यादा पर बेचने के भी सबूत का ईडी ने दावा किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि राज्य सरकार जांच करेगी, एक्शन लेगी, इसमें ईडी का कोई काम नहीं। यहां नोट करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु के निगम ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसे मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कड़ी टिप्पणी की है। पहले भी कई मामलों में ईडी को फटकार पड़ चुकी है।